क्या इरादा है? अकारण तो नहीं पूछा ये सवाल। देखो बेटा, मेरे लिए बड़ा आसान होगा कि मैं कह दूं, जैसे आमतौर पर कहा जाता है समसामयिक नारी विमर्श में फेमिनिस्ट्स, नारीवादियों द्वारा, कि ये सब इसलिए है क्योंकि पुरुष सत्ता ने नारी का शोषण किया है, दोहन किया है, वगैरह वगैरह। वो सब बातें तुमने बहुत पढ़ी होंगी। उसके आगे भी एक दूसरी बात है। कोई किसी का शोषण कर नहीं सकता उसकी सहमति के बिना। इतने व्यापक तौर पर तो बिल्कुल भी नहीं, इतने लंबे समय तक तो बिल्कुल भी नहीं। तो स्त्री के सामने अब ये विकल्प है कि या तो सारा दोष उठा करके पुरुष के सर रख दे कि हमारी बर्बादी के जिम्मेदार तुम ही हो, तुम्ही ने ये सारी गंदी प्रथाएं बनाई, शोषक रीति रिवाज बनाए, हमें वस्तु की तरह देखा, हमें पराया धन समझा, इत्यादि इत्यादि। तो ये करा जा सकता। और अगर स्त्री ऐसा करती है तो वो गलत भी नहीं कर रही, क्योंकि ऐसा हुआ भी है। पुरुष ने स्त्री का शोषण भी किया है, उसको चीज की तरह भी देखा है, दबा के भी रखा है। और जितनी बातें तुमने कही वो सब आज की नहीं है, वो होती ही आई हैं। तो तुम चाहो तो शिकायत कर सकती हो, पर ये शिकायत वाली बात मुझे कभी बहुत जचती नहीं। क्योंकि शिकायत की शुरुआत में ही कमजोरी का भाव है। तो दूसरी दृष्टि यह है कि तुम देखो कि ये सब कुछ जो हुआ है उसमें स्वयं नारी का कितना योगदान है। नारी के शोषण में नारी की ही क्या भूमिका रही है। मैं चाहूंगा कि तुम ऐसे देखो, क्योंकि अगर तुम न चाहो तो कोई तुम पर राज कर नहीं सकता है। अगर स्त्री की ही सहमति और मर्जी ना हो तो पुरुष इतने समय तक और इतनी आसानी से उसको दबाकर नहीं रख पाएगा। ज्ञान नहीं होता है तो प्रकृति हावी रहती है। ज्ञान तो हो सकता है, हो या ना हो, देह तो होती ही है। ऐसा तो नहीं कि ज्ञान नहीं है तो देह भी नहीं होगी। और ज्ञान के अभाव में देही मनुष्य पशु जैसा होता है, क्योंकि देह तो पशुओं के भी होती है। तो हो सकता है कि तुम्हें बोध हो सकता है बोध ना हो, पर यह तो पक्का ही है कि जिस्म तो होगा। और जिस्म माने प्रकृति, जिस्म माने प्रकृति। और प्रकृति ने स्त्री को बड़ा महत्वपूर्ण काम दे रखा है। महत्वपूर्ण काम प्रकृति की दृष्टि में। बोध की दृष्टि से देखो तो उस काम का कोई विशेष महत्व नहीं है, पर प्रकृति की दृष्टि से देखो तो उस काम का ही सर्वाधिक महत्व है। कौन सा काम दे रखा है प्रकृति ने स्त्री को? प्रजनन, भरण पोषण और प्रकृति के चक्र को लगातार आगे बढ़ाते रहने की जिम्मेदारी। और ये जिम्मेदारी
अन्य प्रजातियों की मादाओं को भी दे रखी है। अब अगर ये जरूरी है कि स्त्री बच्चे पैदा भी करे, उन्हें बड़ा भी करे, तो उसके लिए फिर आवश्यक है कि उसका देह से बड़ा संबंध रहे, क्योंकि वो जो छोटा बच्चा है वो और क्या, वो देह ही तो है। तो प्रकृति ने ही स्त्री को ऐसा बना दिया है कि उसका देह से बड़ा सरोकार रहता है, और उसमें आसक्ति, मोह और ममता पुरुष से कहीं ज्यादा प्रबलता से मौजूद रहते हैं। और प्रकृति ने स्त्री के भीतर क्यों मोह और आसक्ति भरे हैं? क्योंकि मोह और आसक्ति नहीं रहेंगे, ममता की भावना नहीं रहेगी, तो बच्चे की देखभाल नहीं करेगी। अभी लखनऊ गया तो एक सज्जन ने बुलावा भेजा, उनके घर गया तो 6 दिन पहले उनके 2 जुड़वा बच्चियां पैदा हुई थी। तो उन्होंने लाके मेरी गोद में रख दी, बोली ने आशीर्वाद दीजिए। मैंने उनको देखा, मैंने कहा अरे बाप रे बाप, ये तो इतनी छोटी हैं, इतनी छोटे माने इतनी छोटी, इतना बड़ा उनका मुंह था, और मेरे नाखून बराबर उनकी उंगलियां, कुल इतनी उंगलियां। अजूबा। अब बताओ, इतनी छोटी चीज को कितनी देखभाल चाहिए, कितनी देखभाल चाहिए? तो स्त्री को 24 घंटे फिर क्या करना पड़ेगा? अरे हटाओ बुद्धत्व, हटाओ उपनिषद, हटाओ मुक्ति की सारी बातें, बताओ छौना कहां है? वो छौना अगर को ऐसे बोल दे तो स्त्री की बिल्कुल धड़कन वहीं थम जा रही, कूं बोला, क्या हुआ? जिस दिन मैं पहुंचा उस दिन उन बच्चियों को पहली बार नहलाया गया था, जन्म के हफ्ते भर बाद, कि अभी आज इनको पहली बार नहलाया गया है। और वो बड़ा एक अवसर था, अकेजन था कि अभी ये नहाई है आज। यही बहुत बड़ी बात है, कोई नहा रहा है। पर स्त्री को प्रकृति चाहती है कि यही बातें घेरे रहें, तो उसकी जो पूरी व्यवस्था बना दी है, वो व्यवस्था मुक्ति की दिशा को बढ़ना ही नहीं चाहती। या ऐसा कह लो कि उसमें मुक्ति के प्रति कम आकांक्षा होती है बनिस्बत पुरुष के, खास तौर पर अगर ज्ञान का अभाव हो। और यह स्थिति और भी बुरी हो जाती है जब स्त्री को समाज भी संस्कारित कर देता है कि तुम्हारा तो गहना लज्जा और ममता ही है। हार है तुम्हारा ममता और कंगन है लज्जा। अब एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। एक तो वो वैसे ही प्रकृति के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, अपने हार्मोन के द्वारा भावना प्रधान है, ममता प्रधान है, देह प्रधान है। दूसरे समाज ने भी उसको यही पट्टी पढ़ा दी कि तुम तो शील, मर्यादा, लज्जा और ममता, इन्हीं का ख्याल रखना। अब कहानी ही खत्म। और फिर वो दिन रात करती भी यही रह जाती, कभी अपने शरीर का ख्याल रख रही है, कभी पति के शरीर का ख्याल रख रही है, पूरे परिवार के शरीर का ख्याल रख रही है, और नए नए शरीरों को जन्म देती जा रही है और उनका वो पोषण करती जा रही है। शरीर 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 शरीर। और जो भी जीव शरीर के तल पर ही जिएगा, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो तो फिर बंधन में ही रहेगा ना। तो स्त्रियां इसलिए बंधन में रही आई हैं, और बंधन में रहे आने के उन्होंने सारे तरीके आत्मसात कर लिए हैं। अब बहुत जरूरत नहीं है कि कोई उनको बंधन में डाले,
अब वो बंधनों का चुनाव खुद कर लेती हैं। ये चीज उनके भीतर घुस गई है। सौंदर्य शब्द पर मैंने बड़ा मनन किया, बड़ा ध्यान किया। मैंने समझना चाहा कि ये सुंदरता चीज क्या होती है, क्योंकि स्त्रियों को लेकर के इस शब्द का प्रयोग बहुत किया जाता है कि सुंदर है कि नहीं है, कि फलानी बहुत सुंदर थी इत्यादि। मैंने कहा सुंदरता चीज क्या होती है, और मुझे तो नहीं समझ में आया सुंदरता चीज क्या होती है। आप एक खास प्रकार के चेहरे को देखने के लिए जैविक रूप से और सामाजिक रूप से संस्कारित कर दिए जाते हो, यही सुंदरता है। नहीं तो आध्यात्मिक तल पर तो सुंदरता की परिभाषा यही है कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य सुंदर और शिव सुंदर। उसमें यह कहां से आ गया कि स्त्री सुंदर की पुरुष सुंदर? पर वो पट्टी कुछ तो हमको हमारा शरीर पढ़ा देता है कि कोई थोड़ा स्वस्थ हो, हट्टा कट्टा हो तो वो अच्छा लगेगा, वो हमें शरीर ने पढ़ाया है। और कुछ समाज ने पढ़ा दिया है कि कोई गोरा हो, किसी की आंखों का रंग ऐसा हो, किसी ने बाल इस तरीके से इस स्टाइल में बना रखे हो तो वो सुंदर है। स्त्रियों के लिए देह संबंधित बहुत चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, तो देह संबंधित सुंदरता भी महत्वपूर्ण हो जाती है, और फिर देह संबंधित बंधन भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मैंने जानना चाहा कि ऐसा क्यों है कि लगभग पूरे ही विश्व में स्त्रियां बाल लंबे रखती हैं, और कोई वाजिब वजह नजर नहीं आई। क्योंकि बाल अगर आपके लंबे हैं तो एक तो आप शारीरिक दृष्टि से वैसे ही कमजोर हो, दूसरे लंबे बाल करके अब आपने ये बिल्कुल पक्का कर दिया है कि कभी किसी से लड़ोगे तो वो आपको बाल ही पकड़ पकड़ के मारेगा। आपके बाल किस तरीके से आपकी सहायता कर रहे हैं मैं समझना चाहता हूं। पर दुनिया भर की सारी स्त्रियां बाल लंबे करेंगी, तुमने भी बड़ा जबरदस्त सवाल उठाया, पर बाल खोल के और लंबे बाल खोल के। ये तो बता रही हो कि पिताजी मेरा कन्यादान क्यों करें, स्त्रियों पर ही सारी बंदिशें क्यों, और ये सवाल तुम उठाना ही नहीं चाहती कि बाल लंबे रखने क्यों जरूरी हैं। कभी किसी पुरुष को होंठ रखने देखा है? तुम होंठ काहे को रंग के घूम रही हो? और ये आंखों में काजल क्यों लगाया है तुमने? नहीं बताओ, ये नाखून में क्या तुमने हरा पीला किया है? तो अब जरूरत ही नहीं है कि पुरुष आकर स्त्री को बंधक बनाए। स्त्री खुद अपनी गुलामी को अपने भीतर स्थान दे चुकी है, बड़ा पक्का स्थान। और जब तक तुम ही अपने आप को देह मानती रहोगी तो कौन तुम्हें मुक्ति देगा? प्रकृति ने तुम्हें देह बनाया है। देह तुम्हारी स्त्री की है। आत्मा का तो कोई लिंग नहीं होता ना, या तुम्हारी आत्मा भी स्त्री की ही है। आत्मा तो एक होती है ना। पर बहुत कम स्त्रियां होती हैं जिनको आत्मा से कुछ लेना देना हो। क्यों? क्योंकि बच्चे को पालने के लिए थोड़ा भोलापन चाहिए, दूसरे संगति का भी असर पड़ता है। स्त्रियां बच्चों की संगति में इतना समय बिताती हैं कि बच्चों का कुछ भोलापन स्त्रियों में भी आ जाता है। आमतौर पर स्त्रियां उतनी कपटी कुटिल नहीं होती जितनी पुरुष हो जाते हैं। बहुत ज्यादा उनको गणित समझ में ही नहीं आता कि ये हिसाब ऐसे कर दें वैसे कर दें। चालें चलती हैं, ठीक है, मंथरा होती हैं। इतिहास में भी कपटी स्त्रियां रही हैं बहुत, लेकिन फिर भी उनका कपट छोटा ही मोटा रहा है। बहुत बड़ा कपट स्त्री कर ही नहीं पाती। उसका कपट उतना ही होता है, मेरे बेटे को राज्य दे दो, या किसी के जाके कान भर दिए कि देखो तुम्हारा पति ना वो दूसरी स्त्री को ज्यादा चाहता है और उसी के बेटे को दिए दे रहा है सिंहासन। इसी हद का कपट कर पाती है, इससे ज्यादा तो कपट भी नहीं होता।
तो बच्चों के साथ रहने के कारण भोलापन आ गया, और वो भोलापन वैसे भी चाहिए है, क्योंकि भोलापन ना हो। और स्त्री ने जरा सा दिमाग लगा के सवाल पूछना शुरू कर दिया कि इस पिद्दी के लिए मैं अपनी जिंदगी काहे खराब कर रही हूं, तो बच्चों का फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। तो स्त्री बच्चा पालती रहे और एक के बाद एक पैदा करती रहे, इसके लिए आवश्यक है कि उसका दिमाग थोड़ा ठप रहे। यह व्यवस्था प्रकृति नहीं कर दी है। बात को समझो। कोई भी जागृत स्त्री ये सवाल तो करेगी ना कि मेरा जन्म इसलिए थोड़ी हुआ है कि मैं बच्चे पालती रहूं। अगर पुरुष के जीवन का उद्देश्य है मुक्ति, तो मेरे भी जीवन का उद्देश्य मुक्ति ही तो है। और ये कौन सी मुक्ति है कि एक के बाद एक छौने हाथ में लेके घूम रही हूं। और ये भी नहीं कि एक बार पैदा हो गया तो मुक्ति मिल गई, उसके बाद उसको सालों तक पालते पोसते रहो। साल भी नहीं, दशकों तक पालते पोसते रहो। स्त्री के जहन में यह सवाल कौंधता ही नहीं कि मैं ये कर क्या रही हूं, क्यों कर रही हूं। प्रकृति ने खुद ही यह व्यवस्था कर दी है कि यह प्रश्न उसके दिमाग में उठे ही नहीं, उठेगा ही नहीं। उठना तो छोड़ दो, वो सामने बैठी हो बच्चा लेकर के, तुम उसको बार बार ये जताओ कि देख तू ये सवाल सोच, तो भी वो ना सोचे। और ज्यादा जताओगे तुम्हें एक लगा कहेगी भग, दुश्मन है मेरा और मेरे बच्चे का, इससे मेरा मातृत्व का सुख देखा नहीं जाता। बात समझ रहे हो? तो अब उसमें एक भोलापन भी है, प्रकृति की चाल भी है, और पुरुष ने उसका मान भी खूब इसी आधार पर चढ़ा दिया कि उसका देह कितना आकर्षक, कितना सुंदर। तो फिर वो खुद ही कोशिश करती रहती है कि मैं आभूषित होकर घूमती रहूं। ले शिकार करने की क्या जरूरत है? यहां तो शिकार खुद ही आया है आपके दरवाजे, वो भी नेल पॉलिश लगा के। जंगल के पशु को भी दौड़ा करके पकड़ने की जरूरत होती है, यहां तो दौड़ाने की कोई जरूरत नहीं, खुद ही घूम रही है। ऐसे दिखाते देखो। तुम किस लिए हो? तुम होठ रंगने के लिए हो? तो तुम किस लिए हो? तुम ठीक उसी लिए हो जिस लिए एक बुद्ध थे, पर तुम्हें ये बात नहीं समझ में आती। और तुम बड़ी फेमिनिस्ट बन के इल्जाम लगा रही हो कि मेरे पापा ने ये कर दिया और दुनिया ने ये कर दिया। तुम्हें बात समझ में आती है? क्या समझ में आता है? जी। और आपकी बॉडी हो या किसी पुरुष की बॉडी हो, बॉडी तो बॉडी है ना। बॉडी लेके जाओगी अर्थी के पार। पुरुष का जिस्म भी जलेगा तो क्या हो जाएगा, और तुम्हारा भी जिस्म जलेगा तो क्या हो जाएगा। तो जितनी चीजें तुम्हें अपने शरीर में सुंदर लगती हैं कि जुल्फे, कि आंखें, नाक, कान, होंठ, भौं, सब कुछ, ये सब क्या होना है। पर ये बात सुननी ही नहीं है, समझनी ही नहीं है। पूरे तरीके से देह केंद्रित जीवन बिताना है, और फिर उस देह केंद्रित जीवन जीने के कारण, जिसकी शुरुआत प्रकृति ने की थी, उस देह केंद्रित जीवन जीने के कारण तमाम तरीके की चरित्रगत दुर्बलताएं आ जाती हैं स्त्री में। क्योंकि जो देह को लेकर के जिएगा उसमें सदा हीनता रहेगी। पूछो क्यों? क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारी देह कितनी भी ऊंची हो, कितनी भी सुंदर हो, उससे बेहतर किसी न किसी की देह तो है ही। चलो आज किसी की देह नहीं है, समय तो है ना, कल तुम्हारी यही देह क्या होगी, वृद्ध होगी, झड़ेगी। तो अब तुम्हारा बड़ा ध्यान इसी में रहेगा किसी तरीके से मैं युवा बनी रहूं। अध्यात्म सारा है ही इसीलिए कि तुम्हें पदार्थ के पार ले जाए। लेकिन जो अपने आप को देह ही समझने लगे, उसकी बताओ आध्यात्मिक यात्रा शुरू कैसे होगी। मैंने कहा था करेला तुझे नीम चढ़ा।
पुरुषों ने खूब बहती गंगा में हाथ धोए हैं, स्त्री वैसी ही आतुर रहती है कि कोई जरा तारीफ कर दे। तो उन्होंने कहा इसको फंसाने का तो बढ़िया तरीका, जरा सी तारीफ कर दो। एक बात बताना, तुमने आज तक कितनी शायरी, कितनी कविताएं, गजलें, नज़में पढ़ी जिसमें स्त्री ने, शायरा ने किसी पुरुष की तारीफ करी है कि तेरा खोपड़ा चांद जैसा है, जबकि चांद जैसा खोपड़ा होता पुरुषों का ही है, क्यों नीरज जी? पर कभी सुना है कि स्त्री गजल लिख रही है कि मेरा चांद आ गया? नहीं होता ना, क्योंकि पुरुष ऐसे फंसेगा ही नहीं। वो चतुर खिलाड़ी है, वो शिकारी है, वो हंटर है। स्त्री भोली है, और भोलापन अच्छा होता है, पर भोलापन बुद्धूपन बन जाए तो अच्छा नहीं होता ना। इतनी गजलें, तुमने कभी सोचा नहीं हर गजल में महबूबा की क्यों तारीफ हो रही है? महबूब क्या इतना कुरूप है? महबूब क्या इतना भद्दा है कि उसकी कभी तारीफ ही नहीं होती? सब गजल में यही है, तेरी झील जैसी आंखें, तेरे गुलाब जैसे होंठ। वो सुन रही है और इतरा रही है। और इस कुल गजल का निष्कर्ष क्या होने वाला है? 2 साल के भीतर बच्चा। कुछ और होता है? इन्हें भी तकलीफ ये नहीं है कि मैं स्वयं को देह मानकर किसी भी पुरुष की ओर आकर्षित ही क्यों होती हूं। इनको पुरुष की ओर आकर्षित होने में समस्या नहीं है, इनको समस्या बस ये है कि दूसरे पुरुष की ओर मुझे कन्यादान करके क्यों भेजा जाता है। बात समझना, अभी भी ये जो आधुनिक फेमिनिस्ट समुदाय खड़ा हुआ है, इसको बॉडी आइडेंटिफिकेशन, देह भाव से कोई समस्या नहीं है। इसको समस्या बस ये है कि हमारी देह है तो हमारी देह पे हमारा हक होना चाहिए, लेकिन जिएंगे देह बन के ही। ये पक्का है कि जिएंगे हम देह बनकर ही। बात समझ रहे हो ना? और जब तक तुम देह बन के जियोगी, तब तक अगर पुरुष नहीं तुम्हें सताएगा तो तुम खुद को सताओगी। अब तुम्हें इससे मतलब है कि कौन तुम्हें सता रहा है, या इससे मतलब है कि मैं सताई ही ना जाऊं? यह बिल्कुल हो सकता है कि स्त्रियों का आंदोलन चले, अभियान चले और वो पुरुषों को बिल्कुल परास्त कर दें, दबा दें कि दूर रहो, ये वो, हम अपने हिसाब से चलेंगे, हमारी मर्जी, सब अपने हिसाब से चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसी व्यवस्था आ सकती है कि पुरुष स्त्रियों को न सता रहे हों, पर अगर तुम में देह भाव सघन है तो पुरुष नहीं सताएगा तो तुम खुद अपने आप को सताओगी। फिर क्या बेहतर हुआ तुम्हारे लिए? कुछ बदला? कुछ नहीं बदला। स्त्री की तरक्की का, प्रगति का, मुक्ति का एक ही रास्ता है। अष्टावक्र की सुनो, उन्होंने एक संदेश दिया है तुम्हें, आत्मा हो तुम, प्रकृति से परे हो तुम। अपने आप को शरीर की तरह देखना बंद करो, शरीर को अपना कीमती असेट मानना बंद करो। बात आ रही है समझ में? ज्ञान पर जोर दो, गुणों पर जोर दो। इस बात की परवाह जरा कम करो कि बाल कितने चमक रहे हैं। सृजनात्मक बनो, सृजन करो। बच्चों को जन्म तो जानवर भी देते रहते हैं, सृजन करना जानवरों के बस की बात नहीं है। और नारी की जो ऊर्जा ये जन्म देने और बच्चे को पालने पोसने में व्यर्थ जाती है, वो ऊर्जा अगर
सृजन की तरफ मुड़ जाए तो फिर पूछो मत। पूरे इतिहास में यही हुआ है कि नारी की ऊर्जा सब व्यर्थ जाती रही है इन्हीं घरेलू पचड़ों में। इसीलिए तुम विज्ञान में स्त्री को अनुपस्थित पाते हो, कलाओं में उसे अनुपस्थित पाते हो, खेल में अनुपस्थित पाते हो, राजनीति में अनुपस्थित पाते हो। मानव की क्रियाओं के जितने क्षेत्र हैं उनमें सब में तुम स्त्रियों को 5-10% ही पाते हो। तो बताओ फिर उनकी सारी ऊर्जा गई कहां? बोलो। न वो बेचारी साहित्य रच पाई, न आविष्कार कर पाई, न राजनीति में पायदान पर चढ़ पाई, न वो बड़े भवन खड़े कर पाई। तो बताओ उसका जीवन किन चीजों में गया? उसका सारा जीवन अपनी देह को सजाने, संवारने और प्रजनन संबंधी कामों में गया। वो ऊर्जा स्त्री अगर किसी सृजनात्मक दिशा में मोड़ दे तो पूछो मत। क्यों कह रहा हूं पूछो मत? क्योंकि जिस प्रकृति ने स्त्री में कूट कूट के देह भाव भरा है, उसी प्रकृति ने स्त्री को कुछ विशेष गुण दिए हैं जो पुरुषों में उतने नहीं पाए जाते। धीरज स्त्री में ज्यादा होता है। प्रकृति ने ही धीरज दिया है स्त्री को। क्यों दिया है? क्योंकि बच्चा पालना उसके लिए बहुत धैर्य चाहिए। 9 महीने तक गर्भ रखने के लिए ही धैर्य चाहिए। पुरुष में इतना धीरज नहीं होता, स्त्री में धीरज होता है। और सृजन की प्रक्रिया में धीरज चाहिए होता है। इसी तरीके से स्त्रियों में हिंसा जरा कम होती है, महत्वाकांक्षा जरा कम होती है। वो सेवा करना जरा ज्यादा जानती हैं, पोषण दे पाती हैं, और सृजन में ये सब कुछ आवश्यक होता है। तो प्रकृति प्रदत्त गुणों को ही स्त्री अगर जीवन निर्माण की दिशा में मोड़ दे तो फिर पूछो मत क्या होगा। वो बहुत सारे ऐसे शिखरों पर विराज जाएगी जहां पुरुष को चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। वो पुरुष की फिर बराबरी ही नहीं करेगी, पुरुष से बहुत आगे निकल जाएगी। क्योंकि कई मायनों में स्त्री पुरुष से एक बेहतर निर्मित है। ज्यादा जीती है, बहुत सारी बीमारियां नहीं होती उसको। दुनिया के किसी भी देश में स्त्रियों की औसत आयु पुरुषों से थोड़ी ज्यादा ही होती है, कभी 2 साल कभी 4 साल। आपदाओं को स्त्री ज्यादा मजबूती से सहन कर पाती है पुरुष के बनिस्बत। पुरुष टूट जाता है, स्त्री में लोच होती है, वो झुक जाती है और बच जाती है। तो अपने इन गुणों का इस्तेमाल अगर स्त्री जीवन निर्माण की दिशा में कर दे फिर पूछो ही मत। पर वो सब कुछ नहीं हो पाने वाला अगर तुम्हारा ध्यान इसी में लगा रहेगा कि होठों की लाली और आंखों का काजल, और ये बात मैं सिर्फ स्त्रियों से नहीं कह रहा हूं, जो पुरुष स्त्रियों जैसे हैं उनसे भी कह रहा हूं। क्योंकि देह भाव ऐसा थोड़ी है कि स्त्री मात्र में होता है, पुरुषों में भी जबरदस्त तरीके से होता है।
इस बात को याद रखोगी। तुम्हारी कीमत तुम्हारे जिस्म से नहीं है, तुम्हारी वास्तविक कीमत तुम्हारे ज्ञान से, तुम्हारे गुणों से, तुम्हारे मन के प्रकाश से है। मन में रोशनी हो, बोध हो, प्रेम हो, इसकी कोशिश करो। सौंदर्य वहां है। उनकी आकांक्षा घर की चार दीवारों के भीतर ही प्रबल रहती है। आदमी निकलता है कि दुनिया जीतूंगा, देश जीतूंगा, बाहर साम्राज्य बनाऊंगा। साम्राज्य स्त्री भी बनाती है। वो कहां बनाती है? वो घर में बनाती है। वो कहती है तू पूरी दुनिया जीत के ला, मैंने तुझे जीत रखा है। तो इसलिए मैंने कहा कि उसमें महत्वाकांक्षा कम होती है। बाकी आकांक्षा तो पूरी वो भी रखती है।